और इसराइल के माबैन जारी तनाज़े ने इस वक्त एक नया रुख इख्तियार कर लिया, जब इसराइल ने 1 अप्रैल को शाम में ईरान के सफारत खाने पर हमला करके सफारत खाने के 8 अहलकार हलाक कर दिए। इनमें अल कुद्स फोर्स के 2 सीनियर रहनुमा भी शामिल थे। इस हमले के बाद ईरान पर अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से शदीद दबाव था कि वो इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। चुनाचे 13 अप्रैल की रात को ईरान ने पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से बराह रास्त हमला कर दिया। अगरचे इस हमले में होने वाले इसराइली नुकसान की कोई मुसद्दिका खबर तो मौसूल नहीं हो सकी, ताहम ईरानी हुकाम इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। इस हमले से ईरान ने कई अहदाफ हासिल कर लिए हैं। एक तो ईरान को सफारती सतह पर खातिरख्वाह कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल और इसके तहादियों के साथ साथ आलमी बरादरी पर भी वाज़ेह कर दिया है कि फौजी एतबार से ईरान इस हालत में है कि अपनी सरजमीन से दूर बैठे दुश्मन को भी कामयाबी से निशाना बना सकता है। ईरान ने इस हमले से इसराइल पर अपनी तस्दीद को भी वाज़ेह कर दिया है, क्योंकि इसराइल गजा में होने वाली जंग के आगाज से ही ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकियां देता आ रहा था। ईरान के इस हमले पर 2 किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। एक वो रद्द-ए-अमल है जिसमें ईरान के इस अमल को मुसलमानों की कामयाबी करार दिया जा रहा है और ईरान की जुर्रत और इसके हौसले की तारीफ की जा रही है। इस तबके का यह भी ख्याल है कि ईरान के इस हमले की वजह से फलस्तीन के मुसलमानों के जज्बे में एक नई उमंग उभरी है और आलमी सतह पर इनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। ऐसा मौक़िफ़ रखने वाले अफराद जहां ईरान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दीगर मुस्लिम खुसूसन अरब ममालिक की खामोशी को इसराइल दोस्ती और बुज़दिली से जोड़ रहे हैं। उर्दन की जानिब से इसराइल को ईरान के खिलाफ अपनी फिजाई सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देना इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। दूसरी किस्म का रद्द अमल यह है कि ईरान ने इसराइल पर एक अलामती हमला किया है, जिसकी वजह से इसराइल को कोई काबिल जिक्र नुकसान पहुंचा है और ना ही इस हमले से फलस्तीनियों को इसराइल मुखालिफ जंग में कोई खातिरख्वाह फायदा मिलने की तवक्को है। ये नुक्ता नजर रखने वाले अफराद का ये भी कहना है कि ईरान का ये हमला खालिसतन इसराइल पर अपनी तस्दीद की ताकत को साबित करने के लिए था, न कि गजा की जंग में फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए। इन अफराद का यह भी कहना है कि शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले से लेकर ईरान के इसराइल पर हमले तक एक ट्रैप भी हो सकता है, ताकि गजा और फलस्तीन के तनाजे से तवज्जो हटाई जा सके। इसका फायदा सिर्फ इसराइल को होगा और मजीद ये कि ईरान के इस हमले के बाद इसराइल अपने मगरबी हलीफों की मजीद इमदाद और हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले ज्यादातर वही अफराद हैं जो गजा की जंग के आगाज से ही ईरान के हर अमल को शक की निगाह से देख रहे हैं। फलस्तीन और इसराइल के मौजूदा तनाजे में मुसलमान मुल्कों के अंदर 2 तरह के तबकात मौजूद हैं। एक वो हैं जो हर लिहाज से फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं और इस तनाजे में जो भी फलस्तीन की मदद कर रहा है वो इसको सराह रहे हैं, चाहे वो शिया ईरान हो या फिर सुन्नी अलजायर और यमन। इस तनाजे में आम तासुर यही पाया जाता है कि हमास के मौजूदा इकदामात में इसको ईरान की फौजी और सियासी हिमायत हासिल है। इस ग्रोह का यह भी ख्याल है कि ईरान हमास के जरिए से इसराइल के खिलाफ हमले करवाकर फलस्तीन के मसले को इसराइल के हक में ले जाने का मोर्चा बन रहा है, जिसकी वजह से इसराइल के पास बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का मजीद जवाब पैदा हो गया है। इस सोच के हामिल अफराद ज्यादातर खलीजी रुझान रखते हैं, जो गजा के तनाजे में अरब ममालिक की खामोशी पर हैरान है। ये वही अफराद हैं जो ईरान की इसराइल के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई को शक की निगाह से देख रहे हैं और इस पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। मुसलमान मुल्कों का दूसरी किस्म का तबका फिलिस्तीन के मुसलमानों की इसराइल के खिलाफ हर तरह से मदद करना अपना इखलाकी और दीनी फर्ज समझता है। ये ग्रोह हमास की इसराइल के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई को जायज करार देने के साथ साथ मुजाहमत को ही फलस्तीन के मसले का वाहिद हल समझता है। ये तबका ईरान के इसराइल पर मौजूदा हमले को सराहने के साथ साथ इसे मुस्लिम उम्मा की जुर्रत की अलामत भी गर्दानता है। ये तबका ये भी समझता है कि ईरान के अलावा किसी मुल्क ने इसराइल पर इस तरह से बिला वास्ता हमला करने की जुर्रत नहीं की। दोनों तरफ के अफराद के पास अपने अपने मौक़िफ़ को सच साबित करने के लिए दलाइल मौजूद है। सियासी और फौजी कार्रवाइयों में ऐसा होना फितरी अमल है। अगर फलस्तीन और इसराइल के माबैन तनाज़े को तज्जियाती निगाह से देखा जाए तो सवाल उठता है कि ईरान की पिछले 1 अशरे पर मुहित कार्रवाइयों की वजह से फलस्तीनियों के मुसलमानों को फायदा पहुंचा है या नुकसान। ईरान ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह को इस कदर मजबूत बना दिया है कि अब वो इसराइल के लिए एक मुसलसल खतरे की अलामत है। दूसरी तरफ शाम में दाइश की शिकस्त के बाद इसराइल को शाम से हमलों का मुसलसल खतरा पैदा हो चुका है। शाम की मौजूदा हुकूमत ईरान की इत्तेहादी है। इसका मतलब है ईरान की मदद से इसराइल दोनों एतराफ से घिर चुका है। इसके अलावा ईरान ने इराक और यमन में भी इसराइल के खिलाफ एक मजबूत मज़ाहमत की बुनियाद रख दी है। दूसरी जानिब तेल की दौलत से मालामाल मसला फलस्तीन के इलाकाई वारिस तुर्की के साथ मिलकर इसराइल के साथ मुआहिदा इब्राहिमी जैसे मुआहिदे कर रहे थे। ये ममालिक इलाके में इसराइल के साथ मिलकर तिजारत को फरोग देने के मंसूबे बना रहे थे और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के मशवरे दे रहे थे। सवाल ये भी पैदा होता है कि ईरान के इकदामात और इसकी नीयत पर शक करने वाले अफराद उस वक्त कहाँ थे जब तमाम नाम निहाद मुसलमान ममालिक मसला फलस्तीन को बस
से पुष्ट डालकर इसराइल के साथ मुआहिदे करने में मसरूफ थे। क्या इन इकदामात और तारीखी मुआहिदों के जरिए मसला फलस्तीन को हमेशा के लिए दफन कर देने की तैयारियां नहीं हो रही थी? तज्जिया बताता है कि अगर हमास को ईरान की हिमायत हासिल थी तो ये हिमायत फलस्तीन कॉज को तकवीयत देने और इस मसले को दफन करने से बचाने के लिए थी, क्योंकि इंसानी तारीख सिखाती है कि बड़े से बड़े सियासी और जुग्राफियाई मसले मज़ाहमत ही से हल हुए हैं। जब मज़ाहमत खत्म हो जाती है तो मसलों का वजूद भी खत्म होकर रह जाता है। हमास के हमले की टाइमिंग निहायत अहमियत की हामिल थी। अगर इसराइल के अरब ममालिक और तुर्की के साथ मुआहदे हो जाते तो बिलाशुबा फलस्तीनियों की अशरों पर मुहित कुर्बानियों और मज़ाहमत पर कारी ज़रब लगती। तज्जिया ये भी बताता है कि मसला एक और भी है। एक तरफ जहां फलस्तीन के मसले को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है, इसराइल की इर्द गिर्द मज़ाहमती शिकंजा मजबूत होता जा रहा है और इसकी आलमी तन्हाई में इजाफा हो रहा है। वहीं मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाजुन भी बदल रहा है। इराक, शाम, यमन, लबनान और अब हमास। ताकत का ये नया तवाजुन ईरान के हक में जा रहा है, जो अरब और खलीजी ममालिक के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। हमारे मरहूम दोस्त राशिद आरिफ का एक शेर इस पर साथ आता है। नया घर बनाने के लिए सोचना पड़ जाता है, इसमें तखरीब का पहलू भी है तामीर के साथ। ताकत के इस नए तवाजुन से खाइफ अफराद, ग्रोह और ममालिक ईरान दुश्मनी में फलस्तीन कॉज के साथ भी गद्दारी करने से नहीं चूक रहे। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ईरानी हमले के वक्त अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ इसराइल के साथ खड़े थे, मुसलमान ममालिक भी तमाम ग्रोही और फरोई मसाइल भुलाकर ईरान के साथ आ खड़े होते। मगर अफसोस कि साथ देना तो दरकिनार, कुछ मुल्क और ग्रोह उल्टा ईरान ही के खिलाफ खड़े हो गए। उर्दन की मिसाल ले लीजिए। उर्दन वही मुल्क है जिसने 1970 में ज़ियाउल हक की मदद से हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था। ये उर्दन का वही फरमारवा अब्दुल्ला हुसैन है जिसने 2004 में खलीजी मुल्कों के इजलास में खबरदार किया था कि मशरिक़ वुस्ता आहिस्ता आहिस्ता शिया क्रेसेंट यानी शिया हिलाल की जद में आ रहा है। मेरी राय में मसला फलस्तीन किसी एक मजहब, फिरके या इलाके का मसला नहीं, बल्कि खालिसतन इंसानी हकूक का मामला है। इसलिए फलस्तीनियों की हिमायत जाती वाबस्तगियों और मजहबी तरजीहात से बालातर होकर करनी चाहिए। फलस्तीन कॉज की हिमायत करने वाले ममालिक और अफराद को मजहबी, फिरका जाती और इलाकाई तंग नजरी और कीने से जोड़ने वाले अफराद और ग्रोहों के दिल यकीनन किसी पोशीदा मर्ज में मुब्तला है।